साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के विरोधियों को तवज्जो दे रही है, उससे तो यही लगता है कि अब पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रह गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी 4 ऐसे बड़े चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका में लाने की तैयारी कर रही है जो कि देवेंद्र फडणवीस को खटक सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले पार्टी ने उनका रिजाइन अस्वीकार करके उन पर भरोसा जताया था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए बीजेपी के रास्ते बंद हो जाएंगे? आपको पूरी खबर दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि फडणवीस की जगह ये 4 बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से बीजेपी कैसे निपटे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी ने चुनाव से पहले जितनी चालें चली, जनता की अदालत में सब फेल हो गई। शिवसेना और एनसीपी को बांटने का असर भी जनता पर नहीं हुआ। 2019 की तुलना में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ और पार्टी केवल 9 ही सीट जीत पाई। जाहिर है कि इस नाकामी के बाद सबसे बड़े जिम्मेदार प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही माना जाएगा। शायद यही सोचकर फडणवीस ने रिजाइन की पेशकश की थी और सरकार से बाहर रहकर संगठन में काम करने की इच्छा जताई थी। हालांकि उस वक्त तो उनकी रिजाइन की नौबत नहीं आई, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव महाराष्ट्र बीजेपी में जल्द ही देखने को मिल सकता है, जो कि निश्चित तौर पर फडणवीस को परेशान कर सकता है। दरअसल खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी नए सिरे से महाराष्ट्र में अपना आधार बनाने का मकसद देख रही है। खास बात यह है कि बीजेपी चुन चुनकर फडणवीस के विरोधियों को महत्वपूर्ण भूमिका में ला रही है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का ये नया अंदाज कितना कारगर साबित होता है। तो पहला नाम जो सामने आ रहा है वो है पंकजा मुंडे। तो महाराष्ट्र बीजेपी में पंकजा मुंडे कई सालों से उपेक्षित महसूस कर रही थी। शायद इसकी वजह फडणवीस से उनका 36 का आंकड़ा होना है। पर लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को लगता है कि पंकजा मराठावाड़ में पार्टी के लिए संकट मोचक बन सकती है। एक बड़े अखबार की रिपोर्ट माने तो मराठावाड़ क्षेत्र में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहने के बाद बीजेपी इस ओबीसी नेता को विधान परिषद के जरिए सदन में लाने और उसके बाद मंत्री पद देने की योजना बना रही है। पार्टी ने इस बार मराठा आरक्षण विरोध और ओबीसी लामबंदी के कारण अपनी जमीन खिसकने का एहसास होने के बाद पंकजा को लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। बीड़ से पंकजा को टिकट उनकी 2 बार की सांसद बहन प्रीतम की कीमत पर मिला। हालांकि पंकजा यहां पर मामूली अंतर से हार गई, लेकिन पार्टी को अब लगता है कि पंकजा यहां पर बड़ा कमाल दिखा सकती है। पार्टी अब उनके लिए एमएलसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरा नाम चंद्रशेखर बावनकुले के रूप में सामने आ रहा है, जो कि खुद एक ओबीसी चेहरा है। विदर्भ के रहने वाले हैं, जाति से तेली हैं, लेकिन मराठा वार्ड में एक ओबीसी चेहरे को सशक्त बनाने में मुंडे के नाम के प्रभाव के अलावा बावनकुले का नाम भी बड़ा है। गौरतलब है कि बावनकुले से भी देवेंद्र फडणवीस की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन फिर भी बीजेपी बावनकुले को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। तीसरा नाम यहाँ पर जो सामने आ रहा है वो है एकनाथ खड़से। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खड़से के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें काफी समय से आ रही हैं, लेकिन अब पक्की खबरें हैं कि उनकी बीजेपी में वापसी हो सकती है। फडणवीस के साथ सत्ता संघर्ष के चलते ही उन्होंने पार्टी छोड़कर एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एकनाथ खड़से की मुलाकात काफी सकारात्मक रही और जल्द ही उनकी घर वापसी हो सकती है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एकनाथ खड़से ने तो देवेंद्र फडणवीस से मतभेदों के बाद बीजेपी को छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू रक्षा खड़से बीजेपी में बनी रही। अगर खड़से बीजेपी में लौटते हैं तो न सिर्फ शरद पवार को झटका लगेगा, बल्कि जलगांव और इसके आसपास की राजनीति पर भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। चौथा नाम जो सामने आ रहा है वो है विनोद तावड़े। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे तगड़े झटके के पीछे मराठों की नाराजगी प्रमुख वजह रही है। कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मराठों की नाराजगी किनारा न कस ले, इसीलिए पार्टी किसी मराठी चेहरे को महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी में है। प्रदेश में मराठों की संख्या करीब 34% है। इसे देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे विनोद तावड़े की महाराष्ट्र की राजनीति में री एंट्री करा सकता है। विनोद तावड़े का 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। फडणवीस के साथ मुख्यमंत्री पद के लिए वे भी तगड़े दावेदार थे। फडणवीस से नहीं बनने के चलते ही पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर संगठन के कार्यों में लगा दिया। बिहार के प्रभारी के रूप में उनके काम की बड़ी तारीफ हुई है। नीतीश कुमार को एनडीए में वापसी कराने में भी विनोद तावड़े की बड़ी भूमिका रही है। देश भर के बहुत से सेलिब्रिटी और दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। और सामने
सामने आ रहा है कि बीजेपी विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो ये 4 नाम देवेंद्र फडणवीस के लिए कितनी मुश्किलें ला सकते हैं? आखिर क्यों फडणवीस के विरोधियों को बीजेपी इतनी तवज्जो दे रही है? क्या फडणवीस का अब सरकार और संगठन दोनों से पत्ता साफ होना तय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे क्या एमवीए का चेहरा हो सकते हैं? इस सवाल पर शरद पवार ने कहा कि हमारा गठबंधन ही हमारा चेहरा है, किसी एक को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जिसे जनता चाहेगी उसके हाथ में बागडोर दी जाएगी। हम अपनी मर्जी से किसी एक को आगे नहीं करने वाले, भले ही इसके लिए गठबंधन रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुख्य फोकस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जनता के समर्थन पर है, ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने पर है, न कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। पवार ने साफ कहा कि हम कोई गूंगी गुड़िया नहीं है कि कोई किसी का भी नाम ले दे और हम उस पर हाँ कह दें। हम सामूहिक नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे और किसी एक को आगे करके तो बिल्कुल भी नहीं। ये आपको बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने कहा था कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम किया था और लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के चेहरे पर ही महाविकास आघाड़ी को वोट मिला था। और संजय राउत के इस बयान के बाद ही कांग्रेस और शरद पवार बुरी तरह भड़के हुए हैं। शरद पवार से पहले कांग्रेस भी साफ कह चुकी है कि कांग्रेस ने तय किया है कि संजय राउत के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में एमबीए के तौर पर ही उतरेंगे। हमारी तरफ से ना तो किसी एक नाम को समर्थन है और ना ही किसी एक पार्टी को आगे करने की मंशा। गठबंधन में है तो सबकी माननी पड़ेगी, सबकी सुननी पड़ेगी, कोई एक अपनी नहीं चला सकता। वहीं शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल भी कह चुके हैं कि एमवीए के घटक दलों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से बचना चाहिए और इसके बजाय सत्ता में वापसी करने पर फोकस करना चाहिए। जयंत पाटिल ने ये भी कहा कि एमवीए के किसी भी एक सहयोगी को एक तरफा ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि आगामी चुनाव में जीत की संभावना ही एकमात्र मानदंड होगी। इसके लिए पहले से कुछ भी कहना, कुछ भी उल जुलूल बयान देना भारी पड़ सकता है। ये आपको बता दें कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने राज्य की कुल 48 में से 21 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इसके बाद कांग्रेस ने इस फैसले की कड़ी आलोचना भी की थी और कहा था कि एमवीए के हर घटक को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर भी कांग्रेस और शरद पवार का यही कहना है कि गठबंधन एक है तो मिलकर चलना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर एमवीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर रार बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस और शरद पवार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, उनका फोकस सत्ता में वापसी करने को लेकर है, किसी एक को आगे करने का विचार नहीं है। यानी कि कांग्रेस और शरद पवार किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनने देंगे, ये साफ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या एमवीए को बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में जाना चाहिए या फिर सीएम का फेस होना जरूरी है? क्या कांग्रेस और पवार की नाराजगी उद्धव को मुश्किल में डाल सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।